हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल की। आपको पता है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल का होता है। भाई ज्योमेट्री मैंने पहले ही बोला। देखिए ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं, आपको पहले मैं बता दूं। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक है सर्कल और दूसरा है ट्रायंगल, ठीक है ना। और इस ज्योमेट्री का वेटेज आप जानते हैं कितना है? 15 मार्क्स का। तो आप सोचिए कि सिर्फ 2 चैप्टर से 15 मार्क्स का। सर्कल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सर्कल से वो एक ही वीडियो में, 1 शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। और दूसरी वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ ट्रायंगल की। और ये दोनों ही चैप्टर आपको पता है कि खुद से पढ़े नहीं जा सकते, है ना, किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ती ही। तो देखिए मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप जाकर सर्कल देखेंगे तो आपको सर्कल से भी पता चल जाएगा, सारे क्वेश्चन उसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में बता रखा है, ठीक है। बस एक वीडियो आप एक बार भी देख लेंगे अगर सही से तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक। आज हम लोग लेकर हाजिर हैं कौन सा? ज्योमेट्री में ट्रायंगल वाला चैप्टर, ठीक। तो आइए बात करते हैं। देखिए ये मैंने लिख रखा है कुछ थोड़ा पर टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। पहले लेकिन हम बात करेंगे फिर इनके बारे में आते हैं। देखिए आप जब ट्रायंगल का नाम लेंगे तो आप 9th से ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ट्रायंगल का कौन कौन सा पार्ट होता है? एक तो एंगल वाला पार्ट होता है जिसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, एंगल निकालना होता है, एक तो वो होता है ट्रायंगल वाला पार्ट। दूसरा पार्ट आपका होता है प्रूविंग वाला, थ्योरम्स, है ना। तो हम लोग किसकी बात आज करने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी प्रूविंग वाले में, ठीक। 9th में आपने जो इसका पार्ट पढ़ रखा है वो आपने पढ़ रखा है कॉन्ग्रुएंसी, याद होगा आपको कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? देखिए कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में सर्वांग समता बोलते थे, है ना। तो देखिए उसका मतलब ही होता है कॉन्ग्रुएंट, ऑल पार्ट्स। देखिए अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के सारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते थे, है ना, वो चाहे साइड्स हों चाहे एंगल्स हों, है ना, डिफरेंट अलग अलग कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के अगर इक्वल हो जाते थे, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके साइड, तो वो क्या होते थे? उनको हम क्या बोलते थे? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। लेकिन हम 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? हम 10th में पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है? बात तो सोचनी पड़ेगी ना हमें भाई, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट बन पाएगा। देखिए कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था कि दोनों ट्रायंगल को सेम होना पड़ता था, उनका शेप और साइज दोनों ही सेम होती थी, ठीक है ना। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी में शेप तो सेम होगा, देखिए शेप सेम होगा लेकिन साइज जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने ये एक ट्रायंगल लिया तो सेम शेप का दूसरा ट्रायंगल लेकिन साइज अलग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा सर ये बताइए कि क्या ज़रूरी है कि हमेशा साइज़ अलग ही, हमेशा शेप, मतलब शेप तो सेम होगा, क्या साइज़ अलग वाले ही क्यों सिमिलर होते हैं? नहीं भाई, जिनका अगर मान लीजिए शेप और साइज़ भी सेम हो गई वो भी तो सिमिलर हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी तो हैं, ठीक। सेम ट्रायंगल भी तो सिमिलर होते हैं। तो वही देखिए वर्ड, जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ सेम और सिमिलर, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है, सेम और सिमिलर, ठीक है। सेम का मतलब होता है वही, जैसे मैं हूँ तो मैं खुद अपने आप के सेम हूँ, ठीक है। और सिमिलर मतलब मेरे जैसा ही कोई एक और बंदा है बिल्कुल मेरी तरीके का, ठीक है। तो उसे मैं क्या बोलूँगा? सिमिलर बोलूँगा कि भाई हम दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है ना। सेम तो नहीं हो गया ना, मैं वो तो नहीं हूँ जो दूसरा वाला है, इसका मतलब होता है सिमिलर। अब आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स, हाँ क्या कहने का मतलब है वही बताना चाहता था मैं कि अगर ये सिमिलर हैं तो देखिए सिमिलरिटी में अगर शेप और साइज दोनों सेम हो गई तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी के साथ साथ क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये जरूरी थोड़े ही है कि अगर वो सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। भाई कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं? देखिए दोनों का शेप और साइज सेम है। जैसे किसी छोटे बच्चे को बोलते नहीं हैं कि बिल्कुल अपने पापा के जैसा है, तो भाई पापा की एज तो काफ़ी हो चुकी है, उनका शेप भी थोड़ा सा होगा और बच्चे की शेप तो उस तरह से नहीं होगी, तो सिमिलर है ना, सेम तो नहीं है, ठीक। तो वहाँ कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है क्या? उनके हाथ उसके बराबर, उनके पैर उसके बराबर, ऐसे थोड़ा ही होगा।
तो यहाँ पर बिल्कुल जब साइज अलग हो गई लेकिन शेप सेम है तो सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, जब उनका शेप और साइज सेम होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे बात करते हैं। देखिए जो जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में ना, मैं उन सारे टॉपिक्स को लिख लिया हूँ यहाँ पर ताकि उनके बारे में थोड़ी बात करना। हो सकता है कि एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमिलर पॉलीगन्स का क्या मतलब होता है? देखो पॉलीगन आप जानते हैं ना, पॉलीगन का मतलब टू साइड से ज़्यादा जितने होते हैं सब पॉलीगन ही होता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद आपको पता है पेंटागन, हेक्सागन, है ना, ये सब के सब क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? पहली बात तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहने का क्या मतलब? कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब ये होता है ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, मतलब जिस एंगल को पहले ट्रायंगल पकड़ रहे हो उसी एंगल को दूसरे ट्रायंगल में पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सेम जगह पर, इससे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरा उनकी जो साइड्स होती हैं, जैसे ये साइड है, अब देखिए इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं ना, अब देखिए इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में जैसे ये साइड है, अगर मैं इसका नाम ABC रखूँ, इसका नाम PQR रखूँ, तो यहाँ पर देखिए बोला है द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर मैंने AB को पकड़ा तो AB अपॉन PQ, अब आप समझ रहे हैं, इक्वल होगा किसके? AC अपॉन PR के, और तीसरा BC अपॉन QR के। समझ में आ रही है बात? तो मतलब इन साइड्स का जब आप रेशियो निकालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो, तो रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, हर साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं क्या कि वो दोनों ट्रायंगल्स या दोनों पॉलीगन्स क्या हैं? सिमिलर हैं। बात समझ में आ गई? तो भाई अब हम आ चुके हैं मेन अपने टॉपिक पर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, है ना। तो अब भाई इन्हीं के बारे में तो बात करना है। अब सबसे ज़रूरी तो यहीं पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से बात करते हुए हम आए हैं, हमको बहुत कुछ बातें पता चली हैं। जैसे तो अच्छा बताइए, तो क्राइटेरिया बताइए कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हाँ, तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात कि क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी मैंने बताया ना आपको, कोई भी पॉलीगन में तो सारे ही सारे आ गए, दो साइड से बड़े वाले क्लोज लूप जो बनाते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, और कौन सा, पेंटागन, हेक्सागन, सभी। ठीक है, और क्या होना चाहिए? एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल लिया, ये और ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है मतलब। ठीक, इसका नाम मैंने ABC लिया और इसका नाम ले लिया DEF। तो अब देखिए दोनों क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया बोल रहा है क्या? पहला क्राइटेरिया बोल रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब क्या? करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए वाले के साथ क्या है? पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। ठीक, दो, अब देखिए ट्रायंगल का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जैसे मैंने बोला ट्रायंगल का नाम मैं बोल रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम लिया इन ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं। अब इनके हिसाब से भाई अगर पहले वाले क्राइटेरिया के हिसाब से हम चलें तो एंगल A जो है वो किसके बराबर है? एंगल D के। समझते चलिएगा, एंगल A एंगल D के। दूसरा एंगल B, एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल E के। ठीक, और तीसरा एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल F के। सही है, समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं आपको? ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहते हैं? दूसरी बात कहने का मतलब है, ये देखिए पहली बात हो गई एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के, सॉरी एंगल D के। ठीक, फिर उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के। आप नाम से पता लग सकते हैं। देखिए A किसके बराबर? D के, B किसके बराबर? E के, और C किसके बराबर? F के।
इसीलिए बोला ना ट्रायंगल का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रायंगल का नाम आपको समझ में, अगर आपने ट्रायंगल सही पकड़ लिया तो उसी के नाम के हिसाब से उसकी प्रोपोर्शनलिटी और उसकी सिमिलरिटी लग जाती है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, अब साइड्स कौन कौन से होंगे, मतलब ए बी किसके साथ जा रहा है, डी ई के साथ। अब देखिए नाम है, नाम आपको मैंने क्या लिखा था, ए बी सी डी ई एफ, तो देखिए ए बी किसके साथ जाएगा, डी ई के साथ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी इक्वल्स कौन सा, बी सी, बी सी किसके साथ जाएगा, डी ई के साथ, बी सी अपॉन डी। यहाँ भी देखते जाइए, ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ, सॉरी देखिए बी सी है, बी सी ई एफ के साथ, तो बी सी अपॉन ई एफ और इक्वल्स कौन सा, ए सी किसके साथ जाएगा, डी एफ के साथ। यहाँ पर नाम भी देखिए, ए सी डी एफ के साथ, है ना, समझ में आ रहा है ना सब कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस तरीके से आपका ये दूसरा क्राइटेरिया पूरा हुआ। और पहला क्राइटेरिया कहाँ था, पहला क्राइटेरिया यहाँ है। सही, कोई दिक्कत, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं या फिर क्या इक्वल हो जाएं, उनका प्रोपोर्शनल ऑफ साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइड्स इक्वल, मतलब रेशियो जो निकल जाए उनके साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो निकलेगा वो इक्वल आ जाए, तो आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलें आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, सबसे पहले इसके ऊपर थ्योरम, दो थ्योरम है, हम एक एक थ्योरम पे बात करेंगे। वैसे इस बार तो केवल एक ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कौन सी, वही आपकी बीपीटी, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, जो इस चीज़ पर आती है। ठीक है, चले बात करें आगे। ओके, देखिए एक बार फिर से बस 2 मिनट टाइम लेकर आपको इसको बता दूं मैं। देखिए वहाँ पर अगर आपको साफ साफ अपना दिखाओ तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए ये दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक, आर सिमिलर। कब सिमिलर होंगे, इफ दो कंडीशन मैं फिर से लिख देता हूँ। पहली कंडीशन क्या मैंने बताई आपको, कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हुए, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक। दूसरा क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, समझ रहे हैं ना, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और तीसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, मतलब ये, ठीक। पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहीं से पता चल जाएगा ट्रायंगल के नाम से ही, ए बी है डी के, तो ए बी डी। मैं आपको बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल का नाम बहुत कुछ बता देता है, ठीक है ना। सॉरी, साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल्स बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ पर देखिए बी सी ई एफ, देखिए ना, जैसे जैसे सिमिलरिटी का मतलब वही हुआ ना, जो इसकी साइड लेंगे कोरेस्पॉन्डिंगली साइड उसकी भी वही लेंगे, ठीक है। और इक्वल तीसरा, यहाँ पर देखिए तीसरा ए सी डी एफ, देखिए ए सी डी एफ, बस यही दो क्राइटेरिया हैं। अगर आप इससे काम चला लेंगे तो हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको और क्या बताता हूँ, देखिए कॉन्ग्रुएंसी में आपके कुछ रूल्स होते थे, है ना। जब आपको मतलब कि आपको जब कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता था तो आपको याद है ट्रिपल एस रूल, SAS रूल, है ना, ऐसे कई रूल होते थे। यहाँ पर बस आपको इन्हीं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किन्हीं ट्रायंगल्स का आपने क्या दिखा दिया, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में दिखा दिए या उनके दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, ठीक। अगर दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तीसरा अपने आप इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इनके साइड्स अगर आप प्रोपोर्शनल दिखा दिए, ठीक, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, ठीक है। चलें क्वेश्चन पर। ओके, आइए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ट्रायंगल का, जो पेपर में डेफिनेटली आपको दिखने वाला है, कौन सा, बीपीटी थ्योरम बोलें, थेल्स थ्योरम बोलें, या इसका स्टेटमेंट। देखिए आपको पहले ही बता दूं, इसका स्टेटमेंट आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि बिना स्टेटमेंट याद हुए भाई को क्वेश्चन में सीधे स्टेटमेंट देता है, प्रूव दैट करके पूरा स्टेटमेंट लिख देगा। आपको स्टेटमेंट याद रहेगी तब ना आप आसानी से इसको समझ पाओगे कि किस थ्योरम की बात कर रहा है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम।
कभी कभी बीपीटी थेल्स के नाम से देता है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा वो स्टेटमेंट से देता है, क्योंकि पता है बच्चों को स्टेटमेंट नहीं याद रहती, तो उनको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ पूरा। बोला है प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान देखिए, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या ड्रॉन करना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन। ठीक, अगर क्या बोला है, अगर एक लाइन खींची जाए, ड्रॉन पैरेलल किसके, वन साइड, किसी एक साइड के, एक ट्रायंगल के, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। कैसे खींचा जाए, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ये ट्रायंगल आपको है, ठीक, ये डायग्राम दिया ना, डायग्राम को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, इसने बोला है कि एक आप लाइन खींचिए। कैसी लाइन खींचनी है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचिए। वो लाइन कैसी होनी चाहिए कि देखिए, एक साइड के पैरेलल लाइन खींचना है, बाकी जो दो साइड बचेंगी उन दोनों साइड को डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का मतलब काट दे उससे, ठीक है ना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो पहले खींचते हैं लाइन। तो मान लीजिए ये साइड है, बीसी के पैरेलल में एक लाइन खींच रहे हैं, ये खींच दिया। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि क्या हुआ कि ए बी और ए सी को अलग अलग पॉइंट पर ये कट कर रही है। तो मैंने नाम दे दिया, इसको डी पर कट कर रही है और इसको ई पर कट कर रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब ये क्या रहा है, कह रहा है कि अगर ऐसा किया तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड्स हैं, ये दोनों साइड जो रही हैं, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। सेम रेशियो का मतलब कि ए बी अपॉन डी बी, ए बी, भाई रेशियो निकालना पड़ेगा ना, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी। बात समझ में आई? क्या कहना है इसका मतलब, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कह नहीं, ऐसे रेशियो में ये डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। ओके, बस एक मिनट। देखिए, अब इसे हमें करना है प्रूफ। मैंने आपको बताना, आपको प्रूफ क्या करना है, यही तो बोला ना, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, यही आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, प्रूफ करने, जब भी आप प्रूफ करने जाते हैं किसी थ्योरम को, तो बहुत चीज़ें लिखनी होती है। जैसे पहले गिवन में पता है आपको क्या लिखना होता है, कुछ भी नहीं, जो दिया है वही चीज़ गिवन होती है, जो पहले से आपके ट्रायंगल में दे रखा है, मतलब आपके क्वेश्चन में। उसने क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल ले लिया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, क्या क्या किया वही लिखिए, डी पैरेलल बी सी ड्रॉ किया मैंने, पहली चीज़। तो उससे क्या हुआ, मुझे ये जो डी ई है, ये ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर कट करती है, देखिए वही मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अलाइन डी इज पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब डी, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी, ठीक है। चलिए, अब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या है पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, अब हमें प्रूफ करना, भाई ये प्रूफ करना, प्रूफ होगा कैसे, यही तो दिमाग में लाना है। तो पहले आप अपने दिमाग में ये बताइए, इसको प्रूफ करने के लिए हम फ़ायदा उठाएंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम बेस बना भी लिए तो हमको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है, तो हाइट कैसे, हम एक काम करते हैं, इससे ना इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ठीक है, और इससे इस पर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब क्या काम करेंगे। अच्छा, ये ड्रॉन कर लिया। अब एक काम कीजिए, सी को डी से मिला दीजिए और ए को बी से मिला दीजिए, ठीक है। ओके, देखिए हमने क्या क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर किया, इसको नाम दे दीजिए जी, और ये नाम हो गया एफ। तो देखिए क्या क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ
कि सबसे पहले डी जी परपेंडिकुलर, सॉरी ऐसे पहले लिख दिए, ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर, डी जी किस पे परपेंडिकुलर है, ए ई पर, ठीक, कॉमा, और क्या, ई एफ परपेंडिकुलर किस पर, ए डी। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए आप चाहे इसको ए डी बोलिए, देखिए यहाँ पर ए ई बोलिए या पूरा ए सी बोलिए, ये बात एक ही है, ठीक है। मैं इसको ए सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। इसी तरीके से ई एफ जो परपेंडिकुलर, चाहे ए डी बोलिए या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, ए बी बोल सकते हैं। भाई देखिए जो परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ ये तो पूरी की पूरी साइड पर ही ड्रॉन हो गया है ना, तो चाहे आप ए डी मानिए चाहे ए बी मानिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। और क्या किया हमने, हमें किया ज्वाइन, किसको इसको ज्वाइन किया, बी ई एंड डी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ पर। अब प्रूविंग आ गई इसकी, ठीक, इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए एक दो बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट करके तब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि प्रूफ में थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर प्रूफ स्टार्ट करता हूँ इसका। आइए देखिए प्रूफ पर चलते हैं इसके। मैंने आपको पहले बताया इसमें प्रूविंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्रूविंग में कैसे काम करेंगे हम, प्रूविंग में ना पहले इस तरफ वाली लाइन को लेकर चलेंगे और फिर इस तरफ वाली लाइन को लेकर चलेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक, बस इसी ट्रिक से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको प्रूविंग में दिक्कत आएगी। देखिए क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल ए डी को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, फॉर्मूला आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बेस क्या। अब सुनिए मैंने बोला पहले ये वाली साइड लेकर चलेंगे, ठीक, ये वाली साइड अगर लेकर चलेंगे तो आप देखिए हाइट किस पर बनी हुई है, पहले ये देखिए हाइट किस पर बनी हुई है, हाइट बनी हुई है ए डी पर, हम इसी ट्रायंगल को ए डी ई लेकर चल रहे हैं ना, हाइट किस पर बनी हुई है, जिस पर हाइट बनी रहेगी वही तो बेस लेंगे, और कौन सा बेस लेंगे बताइए, ये बेस आपको लग रहा है ये बेस थोड़ा ही लेंगे, बेस ये होगा, तो यहाँ पर आएगा ए डी और इनटू हाइट क्या है आपकी ई एफ, मैंने बोला ना ये वाली साइड, पहले इधर की साइड लेकर चलेंगे। आप सोच रहे हैं सर इसमें ये भी तो हाइट है, तो नहीं, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड करके चलेंगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 डालिए, आगे आइए नाउ। अब देखिए इस साइड पर एक ट्रायंगल और बन रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल का नाम क्या है, बी डी ई। नाउ इन ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है ना, तो एरिया निकालते हैं ट्रायंगल बी डी ई का, क्या होगा, फिर से वही 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए यहाँ पर, अब जो है अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए इसका बेस क्या बनेगा, देखिए ये ट्रायंगल है, आपने 9th में आपको ये चीज़ बताई गई होगी कि कैसे आपको साइड पकड़ना होता है और कैसे आपको हाइट पकड़नी होती है ना। जैसे कोई अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आता था, कैसे ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, जैसे मान लीजिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आया आपके पास, यही ट्रायंगल, मैं इसी ट्रायंगल को उठाता हूँ, इस तरीके का है ये ट्रायंगल, तो देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो देखिए ना, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा हो, सॉरी ठीक है ना, वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक, तो 90 डिग्री से ज़्यादा आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो पता है ऐसे ट्रायंगल की हाइट कैसे पता करते हैं, ऐसे ट्रायंगल की हाइट पता करते हैं कैसे, इधर देखिए ये हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर जाती है, आप किसी भी साइड से परपेंडिकुलर कैसे खींच पाएंगे, नहीं खींचेगी, तो ऐसे ट्रायंगल की ना हाइट इस ट्रायंगल के बाहर होती है,
कहाँ होती हैं, बाहर, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसकी हाइट आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो इसकी ट्रायंगल भी आपको क्या मिलेगी, EF मिलेगी, और पूरा बेस क्या होगा, AB। समझ गया ना, हाइट जिस पर जाएगी वही तो बेस लेंगे। ठीक, लेकिन अब ये पूरा है, तो पूरे में अब हमारा मेन बेस इसका क्या है, मेन बेस तो आपका BD है ना, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल को ही, ट्रायंगल का जो बेस दिख रहा है वही हम बेस लेकर चलेंगे। ठीक है, वरना जहाँ तक जाती है पूरा ही पूरा बेस इसका होता है। तो बेस क्या लेंगे यहाँ पर, BD, ट्रायंगल के नाम से ही लेना है, और इनटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, EF। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इससे। ठीक है ना, ऐसे ही बहुत में होता है भाई। देखो देखिए, जैसे ट्रायंगल अगर ऐसे बना होता तो आप खुद देखिए, इसका परपेंडिकुलर खींचने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता कि नहीं, ये आपका परपेंडिकुलर होता। ठीक भाई, परपेंडिकुलर हाइट ही, एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 परपेंडिकुलर हाइट को ही हमेशा उसकी हाइट ली जाती है। ठीक है ना, और किसी तरीके से नहीं। तो चलिए अब क्या हो गया, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2, बस यही आपको समझना था। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या, 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू EF। ठीक, ये ख़त्म हो लिया और ये ख़त्म हो लिया, बचेगा आपके पास क्या, AD अपॉन BD, है ना। देखिए एक तरफ का तो आपको मिल गया, AD अपॉन DB, वही तो है DB। इसको ये है, कोई दिक्कत, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 3। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, बस अब आगे सीधे आपको लिखिए सिमिलरली। अब आपको आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस साइड वाले में सीधे ले आइए। क्या, ट्रायंगल को बस पकड़िए, ट्रायंगल का नाम आपको दिखाना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इसमें भी तो वही है, पहला ट्रायंगल आपका ADE ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखिए सॉरी फ़ोन आ रहा था। देखिए सिमिलरिटी क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ, देखिए पहले वाले के लिए तो यही ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल लीजिए DEC। देखिए अभी इस वाले ट्रायंगल पकड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक, दूसरी मैंने बोला ना, एक बार इस साइड वाले लेंगे, एक बार इस वाले साइड का लेंगे, तो अभी इस वाले साइड का ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक, मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूं। अब इसका क्या आएगा आप खुद बताइए, 1/2। इस बार आपका क्या बनेगा, इस वाले ट्रायंगल के इस बार बेस क्या बनाएंगे आप, इस बार आप बेस बनाएंगे क्या, AE, है ना। देखिए ना, उसके बाद क्या बनाया था, AD बनाए थे। अब इस पर हाइट आपकी किस पर आ रही है, आपकी हाइट इस पर आ रही है, तो आप क्या बनाएंगे, AE को। समझ में आ रहा है ना, और आपकी हाइट क्या होगी, DG। नीचे आइए, 1/2 DEC को लिया, DEC मतलब ये वाले ट्रायंगल को लिया। अभी वाले ट्रायंगल को लिया तो इसकी हाइट कहाँ जाएगी, इसकी हाइट ये वाली जाएगी। ठीक, अभी जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से। ठीक, अब ये वाली हाइट जाएगी, तो बेस इसका क्या बनेगा, बेस इसका क्या बनेगा, CE या EC जो भी ले लीजिए, और ये हो गया DG। ठीक है, DG, देखिए ये DG खत्म, ये खत्म, आपको क्या बचा, AE अपॉन EC, दिख रहा है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना। अब बस आपके लिए बचा क्या, कुछ बचा नहीं, है ना। अब दिख रहा है सीधे, आपको जो प्रूफ करना है ना, दोनों ट्रायंगल्स को अब आपको इक्वल में रख देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। से 1 मिनट, देखिए अब आप फाइनल पे पहुंच गए हैं, बस आपको कुछ बात अब यहाँ पर बस केवल एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि देखिए अब इन दोनों को इक्वल में दिखाना है ना, यही तो हमें प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल में दिखाना है। लेकिन इनको इक्वल दिखाना इतना आसान थोड़ा ही है, क्योंकि इधर देखिए ऊपर वाला जो ट्रायंगल है AD ये दोनों तो सेम है, इनकी दिक्कत नहीं है। अगर नीचे वाले भी आपस में सेम हो जाए तो ये दोनों को आपस में हम सेम दिखा सकते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए ना सेम दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, बस कौन सी बात, कि देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सिंस 9th में एक थ्योरम था जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर बेस सेम हो, ठीक है ना, क्या हो,
बेस सेम हो और ऊपर वाली लाइन एक पैरेलल लाइन खींची हो और इन दोनों के बीच में, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ ये देखिए, ये हुआ और ये हुआ, अगर ये इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है ना, मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ही बेस पर मैं क्या काम करूं, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, ये देखिए सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनाया और अगर ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हो गए, मतलब एक ही पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। तो यहां लिखेंगे सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, the area of triangles on the same base and between same parallels, ठीक, on the same base and between same parallels are equal, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स देखिए, जो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो इसका क्या मतलब, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम माना था पहले आपका, BDE इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, समझ में आ रहा होगा, बस इतना ही समझना है, ठीक। सेम हो गया, ये बात आपको पता चल गई, जैसे ही ये सेम हुआ, ठीक, तो ऊपर वाले तो पहले से ही सेम थे, है ना, तो बस नाउ बस आपको क्या बता देना, बस 1 मिनट, यहां लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो देखिए 3 and 4, अब इधर का पूरा इक्वल हो चुका है ये, क्योंकि भाई देखिए ऊपर के ट्रायंगल पहले इक्वल थे और नीचे वाले ट्रायंगल को इस थ्योरम से इक्वल हो गया, है ना। तो अपने आप अब ये जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, AD/DB, ये चाहे BD लिखिए चाहे DB लिखिए, इक्वल्स AE/EC, प्रूव्ड। देखिए पूरा प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं करना था, बस एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए मैंने किया क्या, ये बनाया थ्योरम से, आपको पूरे समझ में आएगी ये बात। मैंने क्या किया, हम किया कि पहले ये वाले ट्रायंगल को पकड़ा, एक एक साइड को आपको पकड़ना है, ठीक, पहले इस साइड को पकड़ेंगे फिर इस साइड को। इस साइड पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, आपको जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना, ओ सॉरी ये वाला ट्रायंगल, ठीक, BDE, ठीक है ना, या DEB जो भी नाम आप देना चाहें, ठीक है, सेम बेस पर। तो देखिए एक बार इसको पकड़ा AD वाले को, AD इंटू EF, और एक बार BD इंटू EF, क्योंकि हाइट सेम होगी, दोनों एक ही लाइन पर एक ही हाइट खींच सकती है ना, तो उसी हाइट की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर हाइट। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, इन दोनों को डिवाइड किया और ये हमको एक रेशियो मिल गया। फिर सिमिलरली इस वाले पर गए, यहाँ से ट्रायंगल पकड़ा ADE, सेम ट्रायंगल होगा, इस बार बेस AE होगा और DG हाइट होगी इसकी, और फिर ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, इस बार बेस क्या होगा, CE होगा और हाइट ये होगी। ये दोनों को लगाया, ये मिला, ठीक। फिर उसके बाद ये थ्योरम का इस्तेमाल किया हमने, सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। तो एरिया सेम हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। इस तरीके से आपकी BPT थ्योरम सॉल्व हो गई। बस आप इसको अगर नहीं समझ में तो एक बार और देख लीजिएगा, एकदम से क्लियर है ये, ठीक, कुछ भी नहीं इसमें बताना है। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब देखिए, हमने थ्योरम प्रूफ कर लिया BPT। ये देखिए, माफ कीजिएगा माइक नहीं लगाया था। देखिए हमने थ्योरम प्रूफ कर लिया BPT, है ना। अब क्या काम करेंगे, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और जो इसकी प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक वीडियो में पूरा ट्रायंगल नहीं खत्म हो सकता, है ना। तो चलिए देखें, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसने बोला कि देखिए ये सिमिलरिटी का साइन होता है, क्या पता नहीं, मैंने शुरू में बताया था कि नहीं, आपको सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है ये होता है अगर दो ट्रायंगल होता है, और कॉन्ग्रुएंट जो होता है यहाँ को दिख रहा है ना, और जो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है वो एक लहराती हुई लाइन, दो पैरेलल लाइन, ठीक है ना, और सिमिलरिटी का एक लहराती हुई लाइन, मतलब वेव साइन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखिए, बोला है कि ट्रायंगल ABC और AEF सिमिलर हैं, तो ABC और AEF सिमिलर, भाई दोनों एक जैसी दिख भी रही हैं, ठीक, ये पहला है ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर है। तो बोला है
कि एंगल ए ई एफ के इक्वल कौन सा एंगल होगा। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है, ट्रायंगल के नाम का बहुत फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। नाम अगर आपने पकड़ लिया तो आंसर पकड़ लिया। देखिए बोला है एंगल ए ई एफ, आपको पता है कि एंगल देखते समय बीच वाले एंगल को ही पकड़ते हैं। ये बोला है एंगल ए ई एफ, हमने ई वाले को पकड़ा, तो ई वाले के हिसाब से यहाँ पर सिमिलरिटी किसके साथ है, ई की सिमिलरिटी किसके साथ है, बी के साथ। मतलब और डायग्राम में भी देख लीजिए ए ई एफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल, देखिए ये साइड ऐसे आ रही है ना। इसलिए बोला कि अगर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ई और सी के इक्वल से करा देंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ ट्रायंगल का नाम बोला, आप ट्रायंगल का नाम देखिए बस। तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई एफ ए बी सी के इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, छोटी 1 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर लगना है। आइए यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, ये समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर आइए, देखिए ई एफ पैरेलल बी सी दिख रहा है आपको, अभी मैं यही सिमिलरिटी प्रूफ करके आए हैं, ठीक। तो आपको पता है कि ए ई अपॉन ई बी, भाई अगर ई एफ पैरेलल बी सी बोल दिया है इसने, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा, बीपीटी थ्योरम लग रही है। बीपीटी थ्योरम लगने का मतलब ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या क्या आपको दे रखा है, ए ई अपॉन ई बी क्या दे रखा है, 4:1, तो ये हो गया 4/1, और ए एफ अपॉन एफ सी दे रखा है 15, तो ए एफ निकालना ही है, और सी एफ आपको क्या दे रखा है 15। अरे भाई सी एफ बोलो या एफ सी बोलो, क्या बात, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 15, तो ए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, कितना आ गया ये 60 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, ओके, बस 1 मिनट, ठीक है, ठीक, ये आपको पता चल गया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको यहाँ कीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको दिख रहा है डी पैरेलल बी सी, देख रहे हैं, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए अगर ये पैरेलल दिया, तो पैरेलल देने का क्या मतलब है, ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए हैं, सिमिलर है ना। तो मतलब क्या है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सही है, ये बात हमें पता चल गई। देखिए सिमिलरिटी से हमने बहुत कुछ सीखा, क्या क्या सीखा, एक तो पहले ये सीखा था कि ए डी मतलब सॉरी हाँ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या, ए ई अपॉन ई सी। लेकिन क्या आपको पता है इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ होती है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। मतलब पूरा साइड को हम ले सकते हैं। देखिए ये पूरा ट्रायंगल, ये भाई ये पूरे ट्रायंगल के ही तो सिमिलर हैं, तो 2 ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे इसमें से इस कार्ड को निकाल दूँ तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब समझिए, देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल जो आपको छोटा वाला मिला है ये है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए डी ई और इसका नाम क्या है ए बी सी, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो ये साइड में प्रोपोर्शन आपस, वही तो मैं बताया था ना आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब ए ई अपॉन ए सी और इक्वल्स ए डी अपॉन ए बी और इक्वल्स क्या। अब देखिए इनमें ये जो बीच में होते हैं, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका भी रेशियो इक्वल होता है इन्हीं के। तो क्या हो जाएगा, किसको ले रहे हैं, तो इसको लिया मैंने ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन डी बी, मतलब बड़े वाले के नीचे छोटा वाला है तो छोटा वाला ही लेंगे, तो डी ई अपॉन बी सी। समझ गए ना आप। बस अब क्या करना है, अब आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। अब क्या क्या आपको दे रखा है वो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बस, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लाकर यहाँ पर लगा लूँ, ठीक है, यहाँ लगाते हैं अभी वाला क्वेश्चन। अब ये हमको पता चल गया, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस, ए ई अपॉन ए सी, तो ए ई आपका क्या है x, अपॉन में क्या है x+3। अरे देखिए ना, ए सी किससे किससे मिलकर बना है, ए ई प्लस ई सी से मिलकर बना हुआ है। किससे, ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी, ठीक, इक्वल्स। अब देखिए ए डी अपॉन
ए बी की वैल्यू पता नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हम किसको लेंगे अब, डी अपॉन बी सी को लेंगे। डी कितना दे रखा है, डी 4 दे रखा है, और बी सी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व कर लीजिए। ये होगा 6x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x मतलब ये ऐसे आ जाएगा ना, 4 के मल्टीप्लाई में x प्लस 3, तो 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 12, बोलिए। और ये आगे कितना, इधर लाइए 4x को, तो हो जाएगा 2 6x माइनस 4x, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है, 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा ना, 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 6 आ गई, हमको क्या चाहिए था, x ही चाहिए था, तो क्या मिल गया, x बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ए से 1 मिनट, देखिए ये वाले क्वेश्चन पे देखिए, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ये वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी अभी जो मैंने थ्योरम लगाया ना, बिल्कुल वही वाला काम होना है। देखिए ये दे रखा है, ये पूछा है, तो लगाइए ना फिर वही से जो मैंने आपको बता रखा था, क्या, ए डी अपॉन ए बी। जब भी इसका लेना हो रेशो ना, डी अपॉन बी सी का, जैसे मैंने आपको बताया डी अपॉन बी सी का मतलब इसमें छोटा ट्रेंगल और बड़े ट्रेंगल को देखना है, तो आपको बड़े ट्रेंगल और छोटे ट्रेंगल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या, ए ई अपॉन ए सी, और इधर वही भाई, अरे भाई भूलिए मत, छोटा ट्रेंगल और बड़े ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला ट्रेंगल ले लिया आपने, है ना, और एक आपको पूरा लेना पड़ेगा ट्रेंगल, ये तो हो गया आपका ए डी ई, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला किसके सिमिलर में है, इस पूरे के सिमिलर में है, मतलब इसके, इसका नाम क्या है, ए बी सी। तो देखिए मैं यही तो ले रहा हूँ, ए डी अपॉन ए बी, ये अपॉन इसके, और ए ई अपॉन ई सी, और डी ई अपॉन बी सी। बस देखिए ए ई अपॉन ई सी दे नहीं रखा तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, बस इन दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो ए डी कितना दे रखा है आपका, ए डी आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर, अपॉन में ए बी। अब ए बी में कौन आएगा, ए बी में ए डी प्लस डी बी आएगा, है ना, ए डी प्लस डी बी मिलाकर क्या बनाएगा, ए बी। तो 3 + 4 7, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 + 4, और इक्वल टू कितना, डी ई। अब डी ई कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और बी सी कितना दे रखा है, x दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, हो गया 3/7 इज इक्वल टू 6/x, तो होगा 3x इज इक्वल टू 42। अरे भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 6 7 जा 42, x इज इक्वल टू कितना, काट दीजिए 14। देखा कुछ है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक, हर क्वेश्चन के बाद रिपीट करके देखिएगा, मैंने हर क्वेश्चन का मेथड बता रखा है आपको। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला, हाँ। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ये आया ए डी अपॉन डी बी, ये तो पहले से ही सब कुछ बता रखा है, ठीक है। इसने पहले ही बोला डी पैरेलल बी सी है, ठीक है, और पहले देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। अगर बड़ी वाली लाइन दे रखा है तो तुम बड़े वाले के हिसाब से चलते हैं, तो सीधे इसने क्या दे रखा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसमें पुट कीजिए, ए डी एक्स है, ये क्या है x-2, ए ई क्या है x+2, और ई सी क्या है x-1। तो बस बीपीटी थ्योरम लगाइए, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, वैल्यू पुट कर देते हैं, x अपॉन x-2, x+2 अपॉन x-1, ठीक है, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, x(x-1) इज इक्वल टू x+2 x-2, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस 1 मिनट, देखिए मल्टीप्लाई होगा x² माइनस x का x² माइनस x इक्वल्स, ये देखिए a + b a - b, x² माइनस 4, ये खत्म हो लिया, माइनस से माइनस खत्म हो लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तो दिख रहा है, x² से x² कट गया, और माइनस से माइनस, तो x² आपको क्या मिला, 4 सेंटीमीटर, तो आपको वैल्यू मिल गई, x4 मिल गया, तो सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएगी। ये 4 हो गई, तो अगला 4 - 2, ये 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 4 है, 4 2 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा।
आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, देखिए इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसकी दूसरी वीडियो में लाने वाला हूँ। एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, मैं उसको सिंगल सिंगल करके समझा दूंगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।